BA-LLB फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया सेकेंड के लेक्चर सीरीज में टॉपिक है लेजिस्लेटिव प्रिविलेज एंड फंडामेंटल राइट। अगर ये प्रश्न आता है एग्जाम में, इसके लिए आउटलाइन क्या हो? संविधान बहुत बड़ा है, सब लोग जानते हैं। आप विधि के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपके ऊपर विशेष ऑब्लिगेशन है और स्व अध्ययन आखिरी विकल्प है। हमारा काम मदद करना। कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए जो भी सिलेबस आपका दिया जाता है, ये दोनों देख करके दिया जाता है कि जब प्रीलिम्स का पेपर लड़का देखे तो उसे यह लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत कुछ आता है लेकिन मेंस नहीं लिख पाते, कोई मतलब ही नहीं। कहने का अर्थ है कि जिन जिन टॉपिक पर लाइटली या सीरियसली क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं को सिलेबस में रखा गया। अब इनकी आउटलाइन अगर आपको देनी हो तो क्या देंगे? जो लेजिस्लेटिव प्रिविलेज और फंडामेंटल राइट के संबंध। फंडामेंटल राइट जब सबको दिया गया संविधान में, तो जो प्रिविलेज के लोग हैं उनमें इंक्लूड, उनसे तो निकाला नहीं जा सकता। तो क्या प्रिविलेज फंडामेंटल राइट के से ऊपर है प्रिविलेज? अगर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट हो, दूसरे का प्रिविलेज हो, तो क्या फंडामेंटल राइट से ऊपर प्रिविलेज है? नहीं, प्रिविलेज में कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं जिन्हें आप संसदीय विशेषाधिकार या अन्य विशेषाधिकार, संवैधानिक प्रतिबंध, सदन की कार्यवाहियों का प्रसारण पर रोक, विधानसभा या लोकसभा अध्यक्ष के पावर या सदन में जिन बातों पर प्रस्ताव पर चर्चा हुई है उनको क्या पब्लिकली पब्लिश किया जा सकता है? आर्टिकल 19 सब क्लास 1 उसे परमिशन देता है या अनुच्छेद 19 सब क्लास 2 रोक देता है। इन सारी बातों को अगर एक साथ देख लें, जिसे सामान्य आदमी समझता है कि ये हमारे उपयोग की भी नहीं है, शायद हमें करना भी नहीं चाहिए, ये चीज़ें जाकर के उन विधायिका के लोगों के साथ जब जुड़ जाती हैं, तब आप उसे कहते हैं प्रिविलेज, लेजिस्लेटिव प्रिविलेज। क्या लेजिस्लेटिव प्रिविलेज रखने के साथ कोई व्यक्ति भारत की अखंडता या भारत के संविधान के विपरीत या इनकी मशीनरी के विरुद्ध कुछ भी बोल सकता है और फिर बाद में कह दे कि सदन के कार्यवाहियों का प्रसारण होता नहीं, इसलिए हमने सदन में बोल दिया? क्या इतनी लिबर्टी है? विधि के विद्यार्थी हैं, पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते है कि आप में एक आत्मबल हो, एक इच्छा हो, आप पढ़ें। ये कहा जा सकता है कि एक मामला आया था। कौन कौन से बिंदु इसमें है पहले ये तो देख लीजिए, जिनको आपको डिराइव करना होगा। आपको डिराइव करना होगा अनुच्छेद 105। 105 के 3 पार्ट, 105 सब क्लास 1, अनुच्छेद 105 सब क्लास 2, अनुच्छेद 105 सब क्लास 3। इनकी तो कम से कम बात कर ही लीजिए। फिर इसके साथ आपको 2 प्रतिबंधों की बात होगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अनुच्छेद 19 सब क्लास 1 और अनुच्छेद 19 सब क्लास 2 किन बातों को प्रतिबंधित कर देता है कि जिसे 19(1) अलाउ नहीं करती। इतना हो गया। फिर इसके बाद आपको देना होगा कि कौन से ऐसे रिसेंट केस हैं जिनके माध्यम से आप इनकी व्याख्या करेंगे कि फंडामेंटल राइट की व्याख्या में प्रिविलेज की व्याख्या कहीं पैरेलल चलती हुई दिखाई तो देती है, लेकिन संसदीय विशेषाधिकार अन्य के फंडामेंटल राइट से विशेष हो जाता है, क्योंकि वो अनुसूची 3 में शपथ लेते हैं।
विशेष हैं। अब उनसे संबंधित कौन से महत्वपूर्ण केस है जो आपको एग्जाम में ऐन वक्त पर टिक कर जाए और वही आप लिख दें, आसान भी हो याद करने में। तो एक केस आया था केशव बाबू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आई थी 1965 की। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि केशव सिंह ने जो कुछ भी बोला है उस पर उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो शब्द यहाँ दो आते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया कि प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैं या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, दो शब्द हैं। तो केशव सिंह का जो मामला है वो दोनों शब्दों की व्याख्या करता है। इसलिए जब भी कोई पूछेगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इन दोनों की व्याख्या, क्योंकि एक केस एक पार्ट इसका चला जाएगा बोडो बाबू सिंह वर्सेस असम राज्य, और दूसरा पार्ट इसका लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस का वो केशव सिंह के मामले से। और तीसरा केस आएगा पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 का। देखिए जितने आर्टिकल हैं वो बता दिया, जो केस हैं उनको कैसे लिखा जाएगा ये बता दिया। और एक केस आप लिख सकते हैं कि क्या पोर्नोग्राफी, जो आजकल एक नया शब्द चला है, एनिमेशन चला है, आईटी एक्ट 2000 है, संविधान ने अगर इनको परमिशन नहीं दिया तो अब तक इनकी व्याख्या हुई क्यों? अगर संविधान ने परमिशन दिया तो ये अनियंत्रित ना हो जाए, इसके लिए निर्बंधन भी दिया है। तो निर्बंधन का एक अच्छा सा रास्ता है कि जब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के द्वारा किसी भी केस को हम सुप्रीम कोर्ट से किसी भी पक्षकार के हित में कोई ऑर्डर पास हुआ है उसके विपरीत पास हुआ, वही हम भविष्य में दूसरे के साथ भी लगाते हैं, अप्लाई करते हैं कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है, स्टैंड ले चुका है, फाइनल फाइंडिंग दे चुका है, अब ऐसा कोई भी जजमेंट आएगा तो उस पर आने वाला वो ऐसे लिटिगेशन या तो तत्काल प्रभाव से खारिज हो जाएंगे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर उनमें कुछ नया है तो उन्हें निचली कोर्टें क्यों नहीं सुनती, अभी सुप्रीम कोर्ट को सुनाने के लिए आप क्या आ रहे हैं। तो एक आता है MSM शर्मा वर्सेस SK सिन्हा। ये भी केस 1960 के दशक की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 19(1)(a) पर के दिए गए अधिकारों पर अनुच्छेद 19 सब क्लास 2 प्रतिबंध लगा सकता है, अर्थात फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रेस्ट्रिक्शन की व्याख्या पहले आती है, बल्कि अनुच्छेद 19 सब क्लास 1(a) से लेकर के जो 6 या 7 बिंदु दिए गए हैं उनकी व्याख्या बाद में की जाती है। पहले रिस्ट्रिक्शन पढ़े जाते हैं, फिर इसके बाद व्याख्या पढ़ी जाती है। अब इनमें कौन से संविधान संशोधन आएंगे? अभी तो हो गई, कौन कौन से लीगल ऑब्लिगेशन है, अनुच्छेद हैं, फिर दूसरा है कि कौन सी केस हैं जिनकी व्याख्या आपको करनी है, और तीसरा है कि इनके आगे की अभी स्थिति क्या है। तो अभी की स्थिति यह है कि लेजिस्लेटिव प्रिविलेज भारी पड़ते हैं फंडामेंटल राइट पे। जब ऐसा विवाद हुआ था तो उसमें जो आपको 4 केस बताया, केशव सिंह देव का, फिर बोडो बाबू का, फिर एक केस आपका नरसिम्हा राव का आया, फिर MSM शर्मा का केस है। 4 केस तो ये हो गए। फिर आगे इसमें एक आया कि कौन से एक्ट थे जो प्रभावित हो रहे थे आर्टिकल 19(1) की व्याख्या से। तो उसमें करप्शन एक्ट 19, एंटी करप्शन एक्ट 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, इनकी भी कुछ क्लाज हैं जो 19(1)(a) से रोकी जा रही हैं 19 सब क्लास 2 में। क्या संसदीय परंपराओं में विधानसभाओं या लोकसभा की कार्यवाहियों के विनियमन तो होता है रेगुलेशन,
रेगुलेशन आर्डर अगर ऐसा कोई आ जाता है तो क्या उसे भी निर्बंधित किया जा सकता है या संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत जनता को पालन ही करना पड़ेगा? तो इसकी व्याख्या करने के बाद आपको लगेगा कि एक सेंटेंस आया था कि संसद के सदस्यों की या विधानसभा सदस्यों के गिरफ्तारी पर रोक यदि सदन 40 दिन बाद सदन सत्र में आना है या सदन का सत्र समाहित होने के 40 दिन अभी नहीं हुए तो ऐसे सदस्यों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। फंडामेंटल राइट में ऐसा नहीं दिया गया है कि फंडामेंटल राइट का अगर आप वायलेशन कर रहे हैं तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन संसदीय परंपराओं के लिए है। इसलिए कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस इज सुपीरियर फ्रॉम द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी सिटीजन। आगे की व्याख्या दे रहा हूँ।